हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारांश सिंह। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका है, आज हम बात करेंगे जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हुए हैं, टीवी के पक्ष में जो आए हुए हैं रिज़ल्ट्स तमिलनाडु में, उसके बारे में बात करेंगे। और आपने थंबनेल में नोटिस किया होगा कि मैंने ये बोला है कि टीवी के पार्टी ये काम कर रही है बीजेपी के लिए। यानी कि ऐसा हो सकता है पॉसिबली कि टीवी के जो है वो बीजेपी की एजेंट है। और ये क्यों है, ये आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा विद फैक्ट्स एंड लॉजिक्स कि टीवी के बीजेपी एजेंट हो सकती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ हो सकती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कंफर्म करूँगा तो फिर ये मेरे लिए प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा हो भी सकता है कि ये ना भी हो, बट मुझे जो ऐसे फैक्ट्स मिले हैं जिसके आधार पर ये लग रहा है कि हाँ, ये बीजेपी की एजेंट हो सकती है। तो पहली बात कि इस बार जैसे कि बंगाल में टीएमसी को हराया है बीजेपी ने, जिसको किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि टीएमसी भी हार सकती है बंगाल में, उसको हरा दिया गया है बीजेपी के द्वारा। और इसके पीछे काफ़ी दिन लगे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। एसआईआर के बारे में बोला जाता है, हो सकता है एसआईआर का भी रोल है इसमें। और भी सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर लोग ये कहते हैं कि हाँ, बीजेपी जो है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की है बंगाल के इलेक्शंस को जीतने के लिए। बट आखिर में तमिलनाडु में क्या हो रहा है? तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके ये दोनों का वर्चस्व रहा है, आप जैसा कि जानते हैं। तो दोनों ही पार्टियां, कभी डीएमके जीती है, कभी एआईएडीएमके जीती है, बट अभी तो डीएमके ही चल रही थी वहां पर। और आपको पता है कि डीएमके का पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, या डीएमके का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो सख्त बीजेपी के खिलाफ है। और वहाँ के लोगों का भी अगर आप सुनेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, तो आपको यही लगेगा कि वहाँ के लोग भी जो है वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं। तो आखिर वहाँ पे बीजेपी घुस कैसे सकती है? अगर उसे घुसना हो तो कैसे घुस सकती है? तो उसे एक गेट वहाँ पर बनाना पड़ेगा। एक अगर गेट बन जाए जिससे जिससे कि वहाँ के लोगों में एक थोड़ा सा सेंटीमेंट अगर अच्छा हो जाए। गेट कैसे बनता है? गेट तभी बन पाएगा जब वहाँ के लोगों के अंदर में बीजेपी के लिए जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से कम रेडिकलाइज्ड हो, या वो सीधे से न्यूट्रल हो जाएं। तो एक गेट बन सकता है तमिलनाडु में भी, जिससे कि बीजेपी वहां पर एंटर कर सके। तो मैं इसी एनालिसिस पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी एनालिसिस को। और मेरी एनालिसिस ये है कि देखिए, अभी का तो रिजल्ट जो आया है वो तमिलनाडु में आया है कि टीवीके को मिला है 108 सीट, डीएमके को मिली है 59 सीट, 59 सीट्स, एआईएडीएमके को मिली है 47 सीट्स, कांग्रेस को मिली है 5 सीट्स, और बीजेपी को मिली है सिंगल सीट। यानी कि बीजेपी भी वहां पे जीती है। तो उसको नेग्लेक्ट करना कि बीजेपी आगे तमिलनाडु में नहीं जीत सकती, ये बहुत ही बड़ी एक मिसकॉन्सेप्शन होगा किसी का भी, अगर वो बीजेपी को नेग्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि इससे पहले जब बंगाल में भी बीजेपी एंटर की थी, तो बंगाल में भी सिर्फ 3 सीट पहले जीती थी, उसके बाद 77 सीट जीती। अब जाके बीजेपी वहां पे पूरी तरीके से 2/3 बहुमत के साथ आ गई है। तो वहां पर तमिलनाडु में बीजेपी 1 सीट जीत चुकी है, इस बात को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे उस सीट के आसपास के इलाकों में वो आइडियोलॉजी जाएगी धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं तमिलगा वैत्री कजकम, यानी कि टीवी के पार्टी की। ठीक है, तो टीवी के पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, आप सुने ही होंगे कि ये 2 फरवरी 2024 में बनी थी। अब इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो ये अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बताते हैं कि इगैलिटेरियनिज्म
को फॉलो करती है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है और सोशल जस्टिस को फॉलो करती है। सिंपली अगर हम इसको बेसिकली डिकोड करें अगर सिंपल लोगों की भाषा में, तो आपको ये पता चलेगा कि इगैलिटेरियनिज्म जो है इसका अर्थ है कि हम सभी को समान तरीके से देखेंगे, जितने भी लोग हैं उन्हें समान तरीके से देखेंगे, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, या किसी भी आइडियोलॉजी को भी अगर फॉलो कर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम सभी को समान तरीके से देखेंगे। फिर सेक्युलरिज्म का मतलब आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष होता है, यानी कि हम किसी भी धर्म की ओर झुकाव नहीं रखेंगे। हालांकि जो डीएमके पार्टी है जो अभी यहाँ पर सत्ता में थी तमिलनाडु में, ये भी सेम कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है और वो भी ये कहती है कि हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ पे जाएंगे, फिजिकली वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ और दिखाई देगा ग्राउंड पर। और ग्राउंड पर ये आपको दिखाई देगा कि जो डीएमके है वो वहाँ के लोगों में इस तरीके का जहर घोली हो, या आप कह सकते हैं इस तरीके की आइडियोलॉजी वहाँ पे लोगों में डाली है कि आप वहाँ पे देख सकते हैं एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स हैं, यानी कि हिंदू विरोधी जो बातें हैं वो वहाँ पे चलती हैं, खुलेआम चलती हैं, और इस बात को वहाँ पे कॉमनली लिया जाता है कि ये हिंदू का विरोधी सही है। तो एक तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके का है संप्रदायवाद, है ना, संप्रदायवाद की तरफ ये लेके जाता है, लेकिन अपने आप को बोलता है कि हम तो जो है डीएमके जो है सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। और ये आप इस इलेक्शंस में आप देख चुके हैं कि जहाँ जहाँ हिंदू एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स ग्रो किया है, वहाँ वहाँ बीजेपी भी ग्रो की है ना। तो अब बारी है तमिलनाडु की, क्योंकि वहाँ पे भी एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ एक तरीके का एक गेट ओपन हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन वो गेट इतनी आसानी से तो ओपन होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे भाई द्रविड़ कल्चर है, द्रविड़ आइडियोलॉजी भी है ना, पेरियार की आइडियोलॉजी भी है। तो पेरियार की आइडियोलॉजी वो अभी उस गेट को बनने नहीं दे रही है ना। तो ये कैसे आखिर में बन सकता है, तो इसके लिए हम बात करेंगे कि देखिए अगर ये कैसे बन सकता है, ये बनाने के लिए क्या करना होगा। अभी तो फिलहाल दो पार्टीज हैं, AIADMK और डीएमके। तो अगर वहां पर मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी के लिए जगह बन जाती है, नई पार्टी के लिए, और वो नई पार्टी इस तरीके से काम करे तमिलनाडु में, जिससे कि वहाँ के लोगों का जो पॉलिटिकल माइंडसेट है वो धीरे धीरे, अगर वो लेफ्ट साइड से या फार लेफ्ट साइड से या एंटी हिंदू साइड से प्रो हिंदू होने लगे, ठीक है, तो जो है वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बीजेपी के लिए। तो मे भी टीवी की इसीलिए आई हो। अब हम बात करेंगे फैक्ट्स की, किस लिए हम इसको इस तरीके से कह रहे हैं कि टीवी के बीजेपी की एजेंट हो सकती है। तो पहला रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला रीजन आप देखेंगे कि 2011 के जब इलेक्शंस हुए थे, तो 2011 के इलेक्शंस में विजय की कोई पार्टी नहीं थी, जो विजय वहां पे जीते जिनकी पार्टी है टीवी के, तो विजय की कोई पार्टी उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। हालांकि उनका एक एसोसिएशन हुआ करता था जिसका नाम था विजय मक्कल आयक्कम। इसका अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हो जाता है विजय पीपल मूवमेंट। हाँ, तो ये जो है ये इनका जो एसोसिएशन था ये AIADMK को सपोर्ट कर रहा था पॉलिटिकली, ठीक है। और आप जानते हैं कि AIADMK ये किस अलायंस का पार्ट है, ये है NDA अलायंस का पार्ट है ना। तो NDA अलायंस का पार्ट ये AIADMK है, जिसमें कि बीजेपी का जो अलायंस है, जो अभी सरकार चल रही है वो भी NDA की चल रही है। और आप अगर इसकी आइडियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, AIADMK की आइडियोलॉजी की बात करेंगे, आप जाएंगे अगर विकिपीडिया पे आप देखते हैं तो वहां पर आपको साफ दिखाई देगा, विकिपीडिया पे
क्या हो या कहीं पर भी आप जाके देखें, तो AIADMK की आइडियोलॉजी में इंडियन नेशनलिज्म भी बहुत बड़ी एक चीज़ आती है, यानी कि AIADMK इंडियन नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा मानता है। हिंदुत्व को भी AIADMK का कुछ फैक्शंस जो है वो मानते हैं, हिंदुत्व को भी अपनी आइडियोलॉजी। तो इस आइडियोलॉजी को 2011 के इलेक्शंस में विजय का जो एसोसिएशन बना था जिसका नाम था विजय मक्कल अयक्कम, ये सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, ये पहला रीज़न है। तो ये सपोर्ट तब कर रहा था बट आज नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। फिर 2011 से लेकर 2021 के बीच में इस एसोसिएशन का विजय मक्कल अयक्कम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में नहीं रहा। इस बीच में 2011 से 2021 के बीच में, हालांकि 2019 में बीच में जब आए थे ये विजय जो है आए, और उस टाइम पे वो CAA का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे वो CAA को क्रिटिसाइज किए थे। उन्होंने कहा था CAA देश के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, तो ये एक सिनेरियो हुआ था बीच में। इससे आप ये नहीं मान सकते कि जो है विजय बीजेपी का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कंप्लीटली, क्योंकि ये हो सकता है बीजेपी की स्ट्रेटेजी का पार्ट हो कि इस तरीके से लेके आया जाए। फिर 2021 के लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, और इस इलेक्शन में टीवी के 115 सीट हासिल करती है 169 सीटों में से, जिसमें 169 सीट वो कॉन्टेस्ट करती है। ठीक है, इसमें ये विजय की पार्टी जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस को इतनी सीटें जीत जाती है। अब इसके बाद आता है कि 2025 में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो है, इसने विजय और TVK की पार्टी के खिलाफ, विजय और TVK की पार्टी के खिलाफ जाकर फतवा इशू किया था। और उस फतवा में बोला था कि जो विजय की पार्टी है ये मुस्लिम को बताती है कि वो टेररिज्म, मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म से अलाइन रहते हैं, या जो विजय की जितनी भी मूवीज़ हैं वो मुस्लिम्स को दिखाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेडिकल्स हैं, और उनकी फिल्में एंटी मुस्लिम फिल्म होती हैं। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात है वो कहता है कि भैया आप सारे मुस्लिम आप जाके TVK को सपोर्ट मत कर देना, नहीं तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा ना। तो इफ्तार पार्टी 2025 में जब ये विजय वहाँ पर दे रहे थे, तो कुछ जो है अल्कोहल कंज्यूमर्स, यानी अल्कोहल, और कुछ गैम्बलर्स को भी बुलाया गया था, कुछ अल्कोहल लेने वालों को बुलाया गया था। तो उस टाइम पर इसी कारण से ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात है ये भी एक रीज़न था कि विरोध कर रही थी विजय का। ठीक है, तो एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि विजय की फिल्में कैसी रही हैं, विजय की फिल्में भी ऐसी रही हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, जो कि एक तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करने वाली जो फिल्में बनती हैं वो भी इस तरीके से रहती हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो थर्ड रीज़न है। वो थर्ड रीज़न क्या है कि अगस्त 2025 में अगस्त 2025 में जो TVK थी, ये TVK ने एक जो है अपनी कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इसने बोला था कि कच्छाथीवू नाम का एक आइलैंड जो है इसको श्रीलंका से वापस लिया जाए। अब ये कच्छाथीवू जो आइलैंड है ये क्या है, ये बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसमें कि तमिलनाडु के पीपल ये चाहते हैं, वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि कच्छाथीवू भारत के अंदर तमिलनाडु का पार्ट बन जाए। तो लेकिन इसमें क्या था कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने कहा था कि भाई ये चीज़ें तो क्या हो गई हैं, सेटल आउट हो चुकी हैं, तो इसमें कोई मतलब नहीं है।
लेकिन हाँ, वैसे ये जो कच्चा टीवी वाला ये चीजें हैं, ये तो सारी की सारी पार्टियां जो तमिलनाडु में, वो सब के सब ऐसा कहते हैं कि वो वापस आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है कि जो बीजेपी है, इसने 2024 के मैनिफेस्टो में ये चीज, ये मोशन अडॉप्ट किया था कि हम जो है तमिलनाडु के अंदर इस कच्छातीवू आइलैंड को फिर से लेके आएंगे। और अभी आप जानते हैं कि 2024 वाली ही सरकार चल रही है, गवर्नमेंट एनडीए की चल रही है। तो यदि अब टीवीके जीत गई है, तो अगर टीवीके इस मुद्दे को फिर से उठाती है और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर देती है, और अगर ऐसा होगा कि कच्छातीवू आइलैंड तमिलनाडु मिक्स हो जाएगा, तो इससे टीवीके को भी एक अच्छा जनाधार मिल जाएगा, काफ़ी सारा सपोर्ट मिल जाएगा पीपल का और वहाँ के जनता का, और साथ में बीजेपी को भी चला जाएगा सपोर्ट, क्योंकि बीजेपी ने सपोर्ट किया और जो है उसमें मिक्स किया। तो इस तरीके से वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं। फिर जो लास्ट एकदम रीज़न है हमारा, वो है कि प्रशांत किशोर के साथ टीवीके का और विजय का, स्पेशली विजय का जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में बात करेंगे। तो विजय की फ्रेंडशिप रही है प्रशांत किशोर के साथ, और प्रशांत किशोर को बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ, ऐसा मेरा भी कभी कभी विचार ऐसे बन के आता है, लेकिन मुझे पता नहीं, शायद है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। तो इस बारे में भगवान ही जानते होंगे, और वो लोग जानते होंगे जो लोग कर रहे हैं। हालांकि ऐसा हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पहले इन्होंने सपोर्ट किया था किसी को, अब वो वहाँ पे रीजनल पार्टी सारी की सारी हट रही हैं। जहाँ आईपैक ने या प्रशांत किशोर ने जिस जिस पार्टी को, रीजनल पार्टी को सपोर्ट किया था, वहाँ से धीरे धीरे रीजनल पार्टीज गायब हो रही हैं। ये बात भी एक सत्य है। तो इस बारे में हम ज़्यादा बोलना हमें ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। तो ये सारे जो रीजंस हैं, इनके वजह से हम कह सकते हैं कि टीवीके पार्टी जो है वो इस टाइम पर, हो सकता है बीजेपी इसको लेके आई हो तमिलनाडु में, जिससे कि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक सेंटीमेंट बन सके बीजेपी के पक्ष में, जिसके बाद बीजेपी वहां पर अपने पांव पसार सके धीरे धीरे। हाँ, तो हो सकता है 2031 में बन जाए वहां पे सरकार बीजेपी की, या तो 2036 में बन जाए। तो ये पॉसिबली हो सकता है, अगर वहाँ के लोगों की सोच बदल गई तो ये पूरा मेरी एनालिसिस रही है। इसमें आपका क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि टीवी के बीजेपी के एजेंट है कि नहीं है? ये आप हमें बताइए, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी एनालिसिस कैसी लगी इसको भी बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक शेयर, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में जो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो हमारी एनालिसिस को देख सकें। थैंक यू।